हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। आज के दिन का पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब अपलोड नहीं हुआ है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब अपलोड हो चुका है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है उसका लिंक आपको आई बटन पे एक ही वीडियो है तो उसका लिंक मिल रहा होगा एंड वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो। सबसे पहली बात यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। 838 सब्सक्राइबर्स है, 900 का टारगेट है, तो यार कंप्लीट करो इसको जल्दी से। दूसरी बात कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टॉक में, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस स्टॉक में ये डाउट है। एंड एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो XYZ स्टॉक है, तो उसके आसपास अगल बगल कुछ लिखा करो कि XYZ स्टॉक के बारे में मुझे जानना है, इसका डिटेल वीडियो चाहिए, या इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना है, इसके टेक्निकल्स के बारे में जानना है, इसका सपोर्ट लेवल जानना है, ये जानना है, वो जानना है, आप लिखा करो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिखा करो। तो इससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आपको चाहिए क्या। और ठीक है यार, बाकी चलते हैं आज के कमेंट पे। तो देख सकते हो अंबर इंडस्ट्रीज, ठीक है, अंबेर जो कह पढ़ लो, ठीक है ना। अंबेर एंटरप्राइज के 150 स्टॉक्स हैं इनके पास। 5x हो सकता है क्या? 1977 की बाइंग, मतलब इनका जो बाइंग प्राइस है वो 1977 है। और देखो यार, ये बात जो है ना, 5x हो सकता है क्या, ये बहुत एक आप मतलब कह सकते हो कि इसके बारे में बात करना ना थोड़ा सा सेबी के तरफ से भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और बाकी देखते हैं इस मतलब वीडियो में कि अंबर इंडस्ट्रीज स्टॉक कैसा है, और आपको वीडियो देख करके पता चल जाएगा। बट हाँ, डायरेक्टली इसके बारे में बात करना, तो इसके बारे में मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगा। और बाकी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी है यार ये सब बताना कि इस वीडियो में मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, किसी भी तरह का कॉल टिप बाइंग सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंबर इंडस्ट्रीज इंडिया, आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 9,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आप इसे मिड कैप कह सकते हो, मतलब हाँ, आप बोलोगे यार मिड कैप, देखो क्योंकि अगेन वही बात है कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कि ये जो है ये मिड कैप है, ये वाला जो है ये लार्ज कैप है, दिस मार्केट कैप टू दैट मार्केट कैप इज मिड कैप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सेबी जिस तरह से कहती है उस हिसाब से मैंने काफ़ी बार बताया भी हुआ है कि सेबी के हिसाब से कौन सा मिड कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है। बट हाँ, सेबी के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप है। बट हाँ, मुझे लगता है कि जो अराउंड 9-10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप अब जब आ जाता है तो वो एक मिड कैप जैसा हो जाता है वो कंपनी, क्योंकि उसमें रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है। खैर जो भी है, तो जो भी है ठीक है, मिड कैप रहे स्मॉल कैप रहे, इस वीडियो में बात करने वाले इसके लॉन्ग टर्म के बारे में। एंड साथ ही में बात करने वाले हैं देखो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल कैप से कम रिस्क है, बट हाँ रिस्क है क्योंकि कंपनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। 9,000 करोड़ की कंपनी कुछ बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है। और हाँ, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करने वाला है तो बिजनेस फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, तीनों को ही समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं बिजनेस की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंबर इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड जो है 1956 में हैज़ अ 23.6% शेयर इन टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट, ठीक है। मतलब टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट का 23.6% शेयर है, जो कि अच्छा मार्केट शेयर है। और इज़ अ प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द एयर कंडीशनर OEM ODM इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है एयर कंडीशनर या फिर जो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसका जो है OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या ODM मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर वाला काम करती है। लीडरशिप आप देख सकते हो, लार्जेस्ट इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरर, मतलब ये जो एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनिंग, ये सब में जो इंडक्शन मोटर होता है, जो मोटर होता है अंदर का, ठीक है। तो उसका जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, मतलब मार्केट लीडर है। और HVAC मतलब क्या होता है, HVAC इन इंडिया, HVAC मतलब हो गया हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसको कहते हैं शॉर्ट में HVAC, ठीक है। क्योंकि सब में ही जो है इंडक्शन मोटर का ही यूज होता है। मार्केट लीडर इन PCB मैन्युफैक्चरिंग। अब PCB मतलब मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,
एंड असेंबली, पीसीबी और पीसीबीए, ठीक है, दोनों का मार्केट लीडर है। अगर आप उसे असेंबल कर दोगे तो पीसीबीए हो जाता है। आप जस्ट सर्च करना पीसीबी एंड पीसीबीए, सर्च करना गूगल पे, आपको प्रॉपर डिफरेंस पता चल जाएगा। वहाँ पे इमेजेस में जाना, आपको दिख जाएगा कि पीसीबी जो होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, एंड बोर्ड पे अगर आप कुछ लगा दो तो वो पीसीबीए हो जाता है, क्योंकि आप असेंबल कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इतने भी डिटेल में नहीं जाना था वैसे, बट ठीक है, जो है बता दिया तो बता दिया। तो फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड इन डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट्स, जिसको आरएमपीयू कहते हैं, सॉरी, फॉर इंडियन रेलवे एंड मेट्रो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो अंबर ऑफर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस स्टार्टिंग फ्रॉम from designing, tooling, and validating to final assembly and testing. It has a diversified portfolio that includes room air conditioners 47% revenue, window air conditioners WAC जिसको कहते हैं, इंडोर यूनिट्स, ठीक है, जिसमें मतलब देखो ये रूम एयर कंडीशनर्स की अलग अलग टाइप है ना, जैसे इंडोर यूनिट्स हो गए, फिर उसके बाद आउटडोर यूनिट्स हो गए, फिर ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर्स और इन्वर्टर आरएसीज, ये सब कुछ, ठीक है। आरएसी कंपोनेंट जो है, ठीक है, जैसे केस लाइनर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स, प्लास्टिक एक्सट्रूशन शीट्स, और आप रीड कर लेना ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो आरएसी है इसमें 25% रेवेन्यू आता है। मोबिलिटी एप्लीकेशंस जैसे एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस फॉर रेलवेज, मेट्रो, डिफेंस, बस एंड कमर्शियल सेगमेंट्स, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड मोबिलिटी एप्लीकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 24% इन फाइनेंशियल 2018 टू 53%। ओके, सो यहाँ पे सिंपल है, मोबाइल मोबिलिटी एप्लीकेशन जो है वो 7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड यहाँ पे 25% आरएसी कंट्रीब्यूट करता है, एंड 47% जो है वो रूम एयर कंडीशनर्स कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूम एयर कंडीशनर्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, देन आरएसी, और इसमें क्या आता है मैंने बता दिया है, एंड बहुत ही कम मोबिलिटी एप्लीकेशन 7%। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इसके 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो मैं आप यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे रीड कर लेना। कैपेक्स, कंपनी ने क्या कैपेक्स किया है, पहले का कैपेक्स है तो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, जैसे टू टू सॉरी, फिनेंशियल ईयर 22 का कैपेक्स है तो इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, तो हो चुके हैं इसके यार 1.5 साल के आसपास हो चुका है, तो मैं रीड नहीं कर रहा इसी वजह से। फोकस रीड कर लेते हैं, वैसे ये भी थोड़ा पहले का ही है बट ठीक है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस ऑफ अंबर पीआर विल एनेबल द कंपनी टू फोकस ऑन ऑफरिंग एनहांस्ड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इन की कंपोनेंट्स ऑफ आरएसी सेगमेंट, मतलब आरएसी सेगमेंट में जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हेल्प से और कुछ की कंपोनेंट्स में जो है एनहांस्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन सॉल्यूशन कुछ की कंपोनेंट्स में प्रोवाइड होगा, और ये सब इसके कुछ मतलब आरएसी सेगमेंट को लेकर के यहाँ पे जो है फोकस है इनका फिलहाल के लिए, और एक्विजिशन भी इन्होंने किया है इसी वजह से कुछ हद तक। तो जो भी है यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे एट द एंड ओ ई एम क्या होता है, ओ डी एम क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि कंपनी क्या करती है, प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर एयर कंडीशनर्स, ओ ई एम एंड ओ डी एम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो यार यहाँ पे मैं आ गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ए सी और ये सब के इमेजेस दिख रहे होंगे, है ना। बाकी मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिख रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पे और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा प्रेजेंस की कहाँ कहाँ पे है, जैसे 27, वहाँ पे मैंने बताया था 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन वो बढ़ करके अब 27 हो चुका है। कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ आगे और नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है आप समझो, मान लो इस कंपनी ने जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू स्टार, ठीक है, ब्लू स्टार कंपनी आई। अब ब्लू स्टार क्या करती है, ब्लू स्टार बनाती है एसी, ठीक है। ब्लू स्टार एसी बनाती है। अब ब्लू स्टार आ गई और आ करके अंबर इंडस्ट्रीज को उन्होंने बोला कि मुझे एक एसी चाहिए जिसका ये ऐसा ऐसा होगा, ये डिज़ाइन होगा, ये सब होगा, सब बता दिया उनको। बस उनको क्या करना है, प्रोडक्ट जो है बना करके ब्लू स्टार को देना है, ब्लू स्टार उसके ऊपर अपना लेवल चिपकाएगी और बेच देगी। इसको कहते हैं OEM। मतलब मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया, जैसे अंबर इंडस्ट्रीज, उन्होंने मुझे एसी बना के दिया, मैंने उसके ऊपर अपना जो है मान लो जो भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यू फाइनेंस एंड मी, जो भी नाम है, चिपका दिया और बेच दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है क्या करती है अंबर, तो बस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो सॉरी, मैंने जो बेचा उसको किसने बनाया था, उसको बनाया था अंबर ने, बट नाम किसका है, मेरा है, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अंबर है, ठीक है। और बेच कौन रहा है, मैं बेच रहा हूँ।
उसी तरह से ओडीएम, मतलब मैं वहाँ पे गया अंबर में और उनको बोला यार कि ऐसा-ऐसा मुझे चाहिए, ये चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने से उन्होंने डिज़ाइन किया, ये किया, वो किया, टेस्ट किया, मतलब बहुत सारे काम करे उन्होंने, उसके पीछे टीम लगी कि किस तरह से हो सकता है, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट बन कर के तैयार हुआ। तो वो हो गया ओडीएम, मतलब डिज़ाइन उनका है, टेस्ट मतलब और भी जो असेंबली है वो सब उनका है, ठीक है? मतलब सब कुछ वो करेंगे, बस मैं टैग लगा दूँगा। ये हो गया ओडीएम। और अगर ओईएम है तो मैं उनको डिज़ाइन दूँगा, कॉन्सेप्ट दूँगा, सब कुछ बता दूँगा, बस उनको बनाना है। आप समझ रहे हो? दिमाग नहीं लगाना, बस बनाना है। और वही होता है यार, एक होता है सॉरी, एक समझ लो सिंपल एग्जांपल से, एक ऐसा है कि मैंने आपको कॉपी दे दिया, बोला यार इस पेज में जो लिखा हुआ है इस पेज में सेम टू सेम लिख दो। ये हो गया ओईएम। ओडीएम क्या हुआ, मैंने एक पेज दिया और आपको कहा कि टॉपिक जो है वो है मेरा देश, ठीक है, ऐसे करके, या फिर रीसेंट टॉपिक इंडिपेंडेंस डे, ऐसा मैंने लिख दिया टॉपिक और बोला आपको इसके ऊपर लिखो। तो आप क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, बोलोगे यार सोचना है, 15 अगस्त को होता है और क्या होता है, ये होता है, वो होता है, आपने लिखा अपने से। तो ये हो गया ओडीएम, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है शायद। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं चलता हूँ क्वार्टर्स में, जिसका जो रिसेंट क्वार्टर है जून 2023, ये कैसा आया है तो कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 1826 से घट करके 1702 सेल्स डिक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99 से 132 इंक्रीज हुआ है, मार्जिन भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 5% का मार्जिन 8% का हो चुका है। और आगे अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 43 से 47 हो चुका है, ज़्यादा जंप नहीं है, हाँ ठीक ठाक जंप है फिर भी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ओवरऑल रिजल्ट जो है ओके ओके सा था, कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिक्रीज हुआ है और रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हाँ मतलब ठीक ठाक रिजल्ट है, मैं ख़राब भी नहीं कहूँगा इसे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो देख सकते हो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मतलब लगा मुझे, अगर आप देखोगे तो इस तरह का ग्रोथ ही चाहिए होता है कंसिस्टेंट तरह से। 973 1230, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, देखो नीचे आया, ठीक है। कितना हुआ, 1200 से 1100 हो गया, फिर क्या हुआ, 1600, 2100, 2700, 4000। मतलब यहाँ पे आप जंप देख रहे हो, 1000 के बाद क्या हुआ, 1600, 1600 के बाद क्या, 2100, 2700, तीन मतलब 3900, लगभग 4000 कह दो। तो ये जो जंप होता है, ये जो स्पीड होता है, ये बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद कोरोना आ गया तो आपको पता है ड्रॉप आ गया, 4000 से 3000 पे आ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, देखो 4200, 6900, और अब जो है थोड़ा कम है अभी तो फिलहाल टीटीएम का मैं अगर हटा के बात करूं तो देखो जंप कितना अच्छा है, ठीक है। तो कंपनी, हाँ कंपनी ने 2 बार ड्रॉप दिया है, 2 बार कंपनी का जो है सेल्स वो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कितना अच्छा जंप है। आप देखो मतलब जिस साल कम होता है उसके बाद साल जो जंप होता है, अगले साल का जो अच्छा जंप होता है, वो कितना बढ़िया जंप होता है, आप देख करके समझ सकते हो, है ना। और ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में भी बात करूँ तो वैसा ही है, 22, 29, 24, एक बार ड्रॉप हुआ, 22 फिर से ड्रॉप आया, 62, अब देखो 22 से डायरेक्ट 62, ठीक है, सब जितने रिकॉर्ड्स थे पहले के सब तोड़ करके 62, 95, उसके बाद 95, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो आ गया, उसके बाद और भी ऊपर, फिर 164, उसके ऊपर, फिर यहाँ पे 83, कोरोना का ड्रॉप, फिर 111, अच्छा जंप आया, फिर 164 अगेन इस लेवल पे आया, एंड देन अभी 167 के आसपास है। तो ठीक है, मतलब अभी ये जो है फिर मोमेंटम पकड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको जो है 3 साल का डेटा 0% दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे तो बीच में ये 2 साल इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एक्चुअली। और टीटीएम भी 16%, विच इज़ ओके, मतलब ठीक है। 5 साल का 21%, इट्स गुड एक्चुअली, मतलब ठीक है, ये भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हाँ ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो, 5 साल का 27%, बहुत अच्छा, 3 साल का 20%, अच्छा, और टीटीएम 28%, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी का जो है सेल्स, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, टॉप लाइन जिसको कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉटम लाइन ठीक ठाक है, मतलब हाँ बॉटम लाइन भी अच्छा है, बट हाँ बॉटम लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब है टॉप लाइन से, मतलब अगर सीधा समझो, अगर एक साल सेल्स में रेवेन्यू गिरता है एक साल, तो लगभग 2 साल के आसपास सफ़र करता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए रेवेन्यू देखो यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू गिरा 2016 में, इस लाइन में रेवेन्यू गिरा,
अगले साल रेवेन्यू अपने सही जगह पे आ गया, एकदम से परफेक्ट पे आ गया। बट हाँ, उसके अगले साल देखो फिर से नेट प्रॉफिट को सफर करना पड़ा, उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट सही हो गया। सेम एज अगर आप यहाँ देखोगे 2021 में फिर से गिरा था रेवेन्यू, तो नेट प्रॉफिट भी साथ में गिरा। उसके बाद 2022 में भी इसको थोड़ा सफर करना पड़ा, मतलब थोड़ा कम ही था, ठीक है, ज्यादा नहीं था, कम ही था। और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर अपने ओरिजिनल जगह पे आ चुका है 164, थोड़ा सा मतलब अभी भी आप कह सकते हो जहां पे था पहले वहीं पे है अभी। तो इसी वजह से आपको अभी रिसेंटली जो है कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखेगा। बट हाँ, मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर मैं पर्टिकुलरली इस स्टॉक के बारे में बताऊं, तो इसमें सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, टॉप लाइन बहुत अच्छा है, बट इसका आरओई बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मतलब ये समझो आरओई क्या होता है आपको पता होगा, अगर सीधी बात में बताऊं तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपकी इक्विटी पे कितना रिटर्न आया। ठीक है, तो आपने मतलब जो भी पैसे लगाए उस पर रिटर्न कितना आया, ये होता है आरओई। ठीक है, जिसको मतलब जो भी ऑब्वियसली यार आरओई जो होता है वो प्रॉफिट से ही आता है, नेट प्रॉफिट से ही आता है। तो अब बात ये आती है कि आरओई जो है इतना कम है, इसका मतलब क्या कि कंपनी जो है सेल्स के केस में तो ठीक है, बट प्रॉफिट्स के केस में थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हो, थोड़ा सा आप कम कह सकते हो इसको। ठीक है, तो अगेन मैं पॉजिटिव नेगेटिव में आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन हाँ, आरओई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 7-8%, 9% का आरओई इज़ वेरी लो एक्चुअली। और हाँ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो देख सकते हो रिजर्व्स जो है 1800 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग्स 1400 करोड़ की है। हाँ, बोरिंग्स भी ज़्यादा है, बट हाँ रिजर्व से कम है। और बोरिंग्स भी देखो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 577, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 750 के आसपास, और कुछ लीज लाइबिलिटीज़ है, तो ठीक है। आगे अगर आप सी डब्ल्यू आई पी देखोगे तो सी डब्ल्यू आई पी देखोगे तो कंपनी का कुछ ना कुछ सी डब्ल्यू आई पी चलते रहता है। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है एक और मुझे अ, थोड़ा सा अजीब लगा, बट ठीक है। प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग इज 40%, विच इज़ वेरी लो, वेरी वेरी लो, मतलब बहुत कम है ये। एफ आई आई 24%, वेरी गुड। डी आई आई 12%, वेरी गुड। पब्लिक जो है 22%। एंड इसमें भी अगर आप एच एन आई देखोगे तो 10%, मैं इसे 10 मानता हूँ, और इसे मैं मानता हूँ इसे ऐड करो, इसे ऐड करो, 11 हुआ, और ये हो गया 11.5, मतलब 12.5 के आसपास। तो मतलब मैं ऊपर ऊपर 12 ही मान लेता हूँ, एवरेजली 12, तो 12 हो गया। और अगर आप यहाँ देखोगे माइनस करोगे तो लगभग जो है यहाँ पे 12 माइनस कर दो तो 10% के आसपास, 10-11 जो कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको 23 माइनस 12 कर लो तो 11% अराउंड, ठीक है। 11% जो वो रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी कम है, एफ आई आईज डी आई भी ज़्यादा है, प्रोमोटर्स कम है। यहाँ पे सवाल ये आता है कि यार आप तो कहते हो कि मिड कैप हो तो 60% के आसपास, सही बात है। अगर आप इसे स्मॉल कैप मानो तो 65% के आसपास, ये भी सही बात है। बट यहाँ पे तो 40% है, बहुत कम है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। देखो, दो चीज़ है, ठीक है। एक, प्रोमोटर्स के पास होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, मैं इसे और मैं कह सकता हूँ, दूसरा कि यहाँ पे जो है पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट है। पहला, प्रोमोटर के पास हो तो वेरी गुड। दूसरा, कुछ भी हो पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट आ रहा है, बट हाँ, पहला पॉइंट होता तो बहुत अच्छी बात होती। बट दूसरा पॉइंट आ रहा है तो ठीक है। ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड। बट क्योंकि मैं थोड़ा प्रोमोटर की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, तो इस केस में मैं थोड़ा मतलब आप कह सकते हो थोड़ा मैं कर सकता हूँ ऊपर नीचे। क्यों मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर सकता हूँ? तो यहाँ पे एफ आई आईज और डी आई एस का जो है शेयर होल्डिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। ये एक अच्छी पॉजिटिव बात ही है ऑब्वियसली। और रिसेंटली इनकी बाइंग भी चल रही थी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 11 से 13 हुआ था, ठीक है। और हाँ, एफ आई आईज की थोड़ी सेलिंग चल रही थी। तो जो भी है, ओवरऑल जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड, बट मैं इसे पॉजिटिव नहीं मानूंगा, मतलब पॉजिटिव पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग कम है। क्योंकि कुछ भी हो यार, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग होना चाहिए, मतलब अब ठीक है। वैसे मैंने बता दिया शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बट क्योंकि मैं थोड़ा प्रोमोटर की तरफ ज़्यादा सेंट्रिक हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आप कह सकते हो इसे पॉजिटिव पॉइंट नहीं दूंगा, बट हाँ अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो मैं इसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट दूंगा। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रॉफिट ग्रोथ मैं इसमें कुछ पॉइंट ही नहीं दूंगा। आरओई मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हाँ, अगर आपको लगता है, अगेन मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, जैसे इन्होंने कहा है कि 5x, तो अगर आपको लगता है कि आरओई यहाँ से बढ़ने वाला है, यहाँ से आरओई
20-25 या फिर इसके अराउंड भी अगर थोड़ा सा जा सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी के साथ मैं इसको फंडामेंटल्स को यहीं तक रखूँगा। एंड टेक्निकल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन हाँ इसने चलना स्टार्ट कर दिया है। ऑल टाइम हाई इसका बहुत ऊपर है, अभी भी लगभग 25% के आसपास होना चाहिए। ओके हाँ, तो 30% के आसपास है। 30% के आसपास ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं, 2 ब्लू लाइन बनाए हैं। तो अगर मेरा व्यू पॉइंट पूछोगे कि यार यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को आप थोड़ा डॉटेड मान लो, ठीक है, डॉटेड लाइन मान लो। कर ही देता हूँ मैं, चलो। हाँ, तो इस तरह का लाइन है, क्यों? क्योंकि इनका बाइंग प्राइस है ये, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया था उनका बाइंग प्राइस है। तो मैं कहूँगा आपका बाइंग प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन हाँ कह दिया, चलो यार, रिकमेंडेशन लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है, नो रिकमेंडेशन। और यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो मैंने बनाया है एवरेजिंग के लिए, मतलब ब्लू लाइंस पे अगर आएगा तो मैं एवरेजिंग करने का सोचूंगा, लेकिन फ्रेश बाइंग करने का नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ पे इन बॉक्सेस पे आता है, जैसे ये वाला जो मैंने नीचे जो बॉक्स बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी लगता है फॉर फ्रेश बाइंग, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है। एवरेजिंग भी आप कर सकते हो ऑब्वियसली, बट हाँ फ्रेश बाइंग करने के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है। लेकिन यहाँ पे आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पे अगर आएगा तो भी मैं फ्रेश बाइंग करूँगा, बट यहाँ पे भी आना मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगता है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। और जो भी है मैंने बता दिया अपना व्यू पॉइंट कि हाँ अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी ये लगभग रैली ही पकड़ रहा है या ऊपर ही जा रहा है कह सकते हो। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, वेट एंड वॉच करूँगा। बट हाँ मैंने लेवल्स जो है बता दिया आपको कि मैं क्या करने वाला हूँ या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ कि कोई रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया हुआ है, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। और इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना अगर आपको कोई और डाउट है तो। ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो, मतलब डिटेल में समझना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैंने वही ट्राई किया है कि आपको डिटेल में समझ में आए। और इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।